नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु मानक, जिसे हम फूड स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। भारत सरकार ने भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए कुछ मानक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। वो क्या है ये हम देखेंगे। जो भोज्य पदार्थों में मिलावट की जा रही थी, उस मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने कुछ मानक बनाए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, कुछ अधिनियम बनाए, जिनसे ये है कि जो भोज्य पदार्थों में मिलावट कर रहे थे जो लोग, उन लोगों पर रोक लगाई जा सके। भारत सरकार ने सन 1954 में खाद्य पदार्थ की रोक हेतु मिलावट की रोक हेतु कुछ कानून बनाए। कानून का नाम क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। अधिनियम कब बनाया भारत सरकार ने? 1994 में बनाया। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन कब आया? 1994 में आया, 1954 में आया, सॉरी। ठीक है, 1954 में। और मैसूर में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। मैसूर में जो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना की गई। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जो मैसूर में है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान, यहाँ पे क्या किया जाता है, जो खाद्य पदार्थ हैं, यहाँ पे जो मिलावटी खाद्य पदार्थ होते हैं, मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच की जाती है। ठीक है, जांच की जाती है। जो केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान है, इसको क्या बोलते हैं? CFTRI। ठीक है, केंद्र सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। CFTRI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। और यहाँ पे क्या किया जाता है, जो मिलावटी खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी जांच की जाती है कि उनमें मिलावट हुई है या नहीं हुई है। जो भारत सरकार ने सन 1954 में खाद्य पदार्थ में मिलावट हेतु कानून बनाया, जो कानून बनाया उसको क्या बोला गया? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। 1954 में कानून बनाया। और इस संस्थान कब बनाया? केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कानून बनाया 1954 में, और केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की, जिसे हम CFTRI बोलते हैं, सेंटर फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे हम जांच कर सकते हैं कि किस भोज्य पदार्थ में मिलावट हुई है। ठीक है, तो भारत सरकार ने 1954 में अधिनियम बनाया, कानून बनाया, और केंद्रीय तकनीकी अनुसंधान की स्थापना मैसूर में की, जहाँ पे हम भोज्य पदार्थ में मिलावट की जांच कर सकते हैं। जो भोज्य पदार्थों का मानक तैयार करने के लिए FAO, जिसे हम फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, और WHO ने भी इसके संबंध में कार्य किया है। हम देखते हैं कि इसने क्या कार्य किया है। जो भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का मानक तैयार करने के लिए दो संस्थाओं ने काम किया। पहले तो जिसे हम बोलते हैं FAO, सेकंड है WHO। ठीक है, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। FAO की फुल फॉर्म क्या है? फूड एग्रीकल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन और WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो दो संस्थाएं हैं, FAO जिसे हम फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इन दो संस्थाओं ने मिलके किसकी स्थापना की? अंतर्राष्ट्रीय कोड मेंटेनेंस कमीशन की कमीशन का गठन किया। ठीक है, जो FAO और WHO ने अंतर्राष्ट्रीय कोड मेंटेनेंस कमीशन का गठन किया, इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? इस कमीशन का उद्देश्य है उपभोक्ता कौन? जो किसी भी चीज़ का उपभोग करते हैं। ठीक है, उपभोक्ता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना इसका उद्देश्य था। और इसके अतिरिक्त से इसका उद्देश्य क्या था? भोजन की, जो भी फूड व्यक्ति ले रहा है उसकी गुणवत्ता वृद्धि करना, गुणवत्ता में वृद्धि लाना। ठीक है, तो जो भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता का मानक तैयार करने के लिए दो संस्थाओं ने काम किया। एक है FAO जिसे हम बोलते हैं फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड है WHO जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, FAO क्या है, ये हम सब एक्सटेंशन एजुकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि इन्होंने पोषण के संबंध में क्या क्या कार्य किया। तो इन दो संस्थाओं ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय कोड एलिमेंट्स कमीशन का गठन किया। एक कमीशन का गठन किया FAO और WHO ने, और इस कमीशन का उद्देश्य क्या था? उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना तथा भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि लाना। इस जो ये कमीशन थी, कौन सी कमीशन? मेंटेनेंस कमीशन के ये उद्देश्य था कि उपभोक्ता जो है उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाना। और इस कमीशन को किसने बनाया था? FAO और WHO ने बनाया था। अब हम देखेंगे कि भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता के मानक कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे कि भोज्य पदार्थ के गुणवत्ता के मानक कौन कौन से होते हैं और किसके अनुसार देखेंगे? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। ठीक है, खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम कब आया? 1954 में। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक भोज्य पदार्थ को कौन कौन से मानक पूर्ण करने होते हैं और किन किन मानकों को जब वो भोज्य पदार्थ पूर्ण करेगा उसके बाद वो मार्केट में बेचने के लायक होता है। तो भोज्य पदार्थों को जिन जिन मानकों को पूर्ण करना होता है, किसके अकॉर्डिंग? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954, जिसे हम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो भोज्य पदार्थ है उसको कौन कौन से मानक पूर्ण करने होते हैं? सबसे पहले जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थों की न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा निर्धारित करना कि जो भोज्य पदार्थ है उसमें किसी भी, अगर हम भोज्य पदार्थों को मिला रहे हैं, अन्य भोज्य पदार्थों को मिला रहे हैं, तो उसकी न्यूनतम मात्रा कितनी होगी और अधिकतम मात्रा कितनी होगी। अगर जब ये मानक को कोई भोज्य पदार्थ तैयार मान रहा होगा तो तभी वो भोज्य पदार्थ मार्केट में लाने के लायक होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें, जो चॉकलेट होता है, चॉकलेट में 50% से कम तथा 58% से अधिक कोको और वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए। किसके अनुसार? खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के अनुसार। जैसे हमने देखा ना कि भोज्य पदार्थ की न्यूनतम और अधिकतम मात्रा निर्धारित करना किसके अकॉर्डिंग?
पीएफए के अकॉर्डिंग, तो पीएफए के अकॉर्डिंग जैसे जो चॉकलेट बनता है तो चॉकलेट में कोको और वसा को मिलाया जाता है। कोको और वसा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? चॉकलेट में 50% से कम तथा 58% से अधिक कोको और वसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो कम से कम जो चॉकलेट है उसमें कोको और वसा की मात्रा कितनी होगी? 50% होगी, और अधिक से अधिक कितनी होगी? 58% होगी। अगर इससे अधिक इसमें कोको और वसा की मात्रा होती है किसी चॉकलेट में, तो वो क्या कर रहा है? वो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के अकॉर्डिंग वो फूड मार्केट में नहीं लाया जा सकता है। दूसरा, इसको क्या मानक है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के? जो पैकेजिंग है, पैकिंग के तरीके को परिभाषित करना, ठीक है। जो भी खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के अकॉर्डिंग पैकिंग, जिस भी फूड के हम पैकिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ को उनको बताना होगा कि हम ये फूड की पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, इसमें कौन सा पेपर यूज़ कर रहे हैं, किस डब्बे में इसको पैक कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए इस डब्बे में इसको रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो अपने फूड पे बताएंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ बनाने की विधि का भी वो वर्णन करेंगे। ठीक है, विधि का वर्णन, जो भी वो भोज्य पदार्थ बना रहे हैं उसको वो बताएंगे कि उसमें उन्होंने उस किस विधि के माध्यम से उस भोज्य पदार्थों को बनाया है, ये सारी चीज़ें वो अपने पैकेजिंग पे बताएंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम के अकॉर्डिंग जो भोज्य पदार्थ होगा उसके कौन से मानक देखने होंगे? वह है किन किन भोज्य पदार्थों का उसमें उपयोग किया गया है। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ बना है उसमें किस किस भोज्य पदार्थ का उपयोग किया गया है। जैसे चॉकलेट में कोको और वसा को मिलाया जा रहा है, तो वो अपने भोज्य पदार्थ पे बताएंगे कि अपने प्रोडक्ट पे वो ये बताएंगे कि हमने इसमें कोको का 50% यूज़ किया है, वसा का 58% यूज किया है। ये सारी चीज़ें वो अपने प्रोडक्ट पे मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में किया है। ठीक है, किन किन भोज्य पदार्थों का उपयोग किया है और कितनी मात्रा में किया है। और पैकेजिंग के बाद वो उस पर लेबल भी लगाएंगे। ठीक है, पैकिंग के बाद लेबल लगाना, और उपभोक्ता को बताना कि किस तरह से भोज्य पदार्थ, जो भी उनका प्रोडक्ट होगा, पदार्थ का संग्रह कर सकते हैं, इसको हम कितने टाइम तक स्टोरेज करके रख सकते हैं, ये भी वो बताएंगे। और इसके अतिरिक्त उनको किन मानकों को पूरा करना होगा, और जो उपभोक्ता है भोजन का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगा, वो ये भी बताएंगे। ठीक है, बातों को ध्यान में रखें। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम 1954 के अनुसार कोई भी भोज्य पदार्थ है या कोई भी प्रोडक्ट है, उनको इन मानकों को पूरा करना होगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये बेसन का पैकेट है, इसमें हम इससे समझ सकते हैं, इससे समझने में हमको आसानी होगी। जैसे इसमें न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें सब बताया है कि जो एनर्जी है इससे कितनी मिलेगी, 357 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन 21.42 ग्राम्स है, इसमें कार्बोहाइड्रेट 63.16 ग्राम है। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट कितना है, सोडियम की मात्रा 91 mg है। और ये सारी चीज़ें इनकी किसके अकॉर्डिंग की है? आरडीए के अकॉर्डिंग की है। ठीक है, आरडीए क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। हमने ये पढ़ा है, अगर आपने मेरी आरडीए वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख सकते हैं, और उससे आपको पता चल जाएगा कि एक व्यक्ति को कितनी प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट, ये सारी चीज़ें लेनी है।
तो इसमें इन्होंने जो भी चीज़ को मिलाया है वो आरडीए के अकॉर्डिंग मिलाया है, ठीक है, आरडीए के अकॉर्डिंग इन्होंने मिलाया है। और इसमें किस चीज़ को मेंशन किया है इन्होंने, इसमें इन्होंने बताया है कि जो जो सामग्री का उपयोग किया है इस बेसन को बनाने के लिए, ये बेसन है, ठीक है, इस बेसन को बनाने के लिए इन्होंने चना दाल का उपयोग किया है। अगर इन्होंने चना दाल के अतिरिक्त इसमें कुछ और उपयोग किया होता तो ये उसको भी इसमें मेंशन करते कि इन्होंने इसमें कुछ कलर का उपयोग किया है इसमें, या फिर कुछ अन्य चीज़ का उपयोग किया है, ये सारी चीज़ें वो इसमें बताते हैं। लेकिन इसमें चना दाल के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, तो इन्होंने सिंपल इसमें चना दाल बताया है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो बेसन है ये पारंपरिक रूप से विभिन्न भारतीय व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बता रखी है। और ये बता रखा है कि मेड इन भारत है, ठीक है, मेड इन इंडिया है, ये भारत में निर्मित है, भारत में इसको बनाया गया है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने पैकेट पे बताया है। और इसमें जो लेबल लगा है वो लेबल किसका लगा है, FSSAI का लेबल लगा है। FSSAI क्या है इसको हम देखेंगे। इसमें जो लेबल लगा है FSSAI का लेबल लगा है, तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अडल्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और FSSAI कब आया, 2006 में ये कानून गवर्नमेंट ने बनाया। इसका नाम क्या है, FSSAI का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और FSSAI कब आया, ये 2006 में आया। और इसका इसमें लेबल लगा है, तो इसके अगर FSSAI का इसमें लेबल लगा है तो इसने जो FSSAI के जितने भी मानक हैं उनको पूर्ण किया है, ठीक है, उसको इस प्रोडक्ट ने उस मानकों को पूर्ण किया है और उसके अकॉर्डिंग FSSAI के अकॉर्डिंग ये जो भोज्य पदार्थ है ये मार्केट में बेचने के लायक है और इसको मार्केट में निकाला जा सकता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने और चीज़ें भी इनमें मेंशन कर रखी है कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं ये और नेट क्वालिटी, इसके क्वांटिटी कितनी है, 500 ग्राम है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने प्रोडक्ट में इनको बताना होगा। FSSAI के अकॉर्डिंग क्या क्या इसके मानक हैं उनको इसने पूर्ण किया है, तभी इस पर FSSAI का लेबल लगा हुआ है। और इसी के अनुसार जो खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम है जो 1954 में आया है, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PFA प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1994 में आया। इसके अकॉर्डिंग जो भोज्य पदार्थ है उसको कौन कौन से मानक पूर्ण करने होंगे, जो भोज्य पदार्थ है उसकी न्यूनतम तथा अधिकतम मात्रा निर्धारित करना, उसमें अगर किसी अन्य चीज़ को मिलाया जा रहा है, अगर जैसे चॉकलेट में कोको और वसा को मिलाया जा रहा है तो न्यूनतम मात्रा कितनी है और अधिकतम मात्रा कितनी है, ये सारी चीज़ें मेंशन करना। और पैकिंग के तरीके को परिभाषित करना है कि जो पैकिंग है वो कैसे की है, किसके अकॉर्डिंग, PFA के अकॉर्डिंग, ठीक है। और भोज्य पदार्थों को बनाने की विधि का वर्णन करना, कैसे उस भोज्य पदार्थों को बनाया गया है इस विधि का वर्णन करना, किन किन भोज्य पदार्थों का उपयोग किया गया है, कितनी मात्रा में उपयोग किया गया है, ये सारी चीज़ें भी वो बताएंगे, ठीक है। अपने जो प्रोडक्ट होगा उस पर ये सारी चीज़ें बताएंगे PFA के अकॉर्डिंग। और पैकेजिंग के बाद लेबल लगाना, जब भोज्य पदार्थ पैक हो गया उसके बाद उस पर लेबल लगाना, जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी देखा था कि जो बेसन था उस पर किसका टैग लगा था, उसमें किसका लेबल लगा था, FSSAI का टैग लगा था। और वैसे ही अगर PFA का टैग लगेगा तो PFA के मानकों कोई भोज्य पदार्थ पूरा कर रहा है तो उस पर किसका टैग उसका किसका लेबल लगेगा, उस पर PFA का लेबल लगेगा। और उपभोक्ता को बताना कि किस तरह से भोज्य पदार्थ का संग्रह करें, जैसे कोई भोज्य पदार्थ है उसको हम खुला छोड़ के रख सकते हैं या पैक करके उसको बंद करके रखना पड़ेगा, अगर लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ये चीज़ भी वो अपने प्रोडक्ट में मेंशन करेंगे। और उपभोक्ता भोजन का उपयोग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगा, ये चीज़ भी वो अपने प्रोडक्ट में मेंशन करेंगे। तो आज हमने देख लिया कि भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता हेतु मानक, एक मानक तो हमने देख लिया जिसे हम PFA बोलते हैं। कल हम देखेंगे FAO जिसे हम फल उत्पाद आदेश मानक बोलते हैं, 1955 में आया था। ये आगे हम पढ़ेंगे दूसरा मानक क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।